Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. How are you all doing? I hope all of you are doing very good and आपकी BFM की preparation CIB में अच्छी चल रही है. So today we are going to cover Module A International Banking Chapter number 4 Documentary Letters of Credit Part 2. ठीक है, इसका Part 1 हम कर चुके हैं ऑलरेडी. In case you are new to the channel, आपने previous classes मिस कर दी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके previous classes को देख सकते हो. ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या समझा था? पार्ट 1 में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक मीनिंग जो है समझा था. व्हाट डू वी मीन बाय अ लेटर ऑफ क्रेडिट. उसके अलावा हमने देखा था यूसीपीडीसी गाइडलाइंस क्या है, जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जिससे डिफरेंट इकोनॉमीज में लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है. ठीक है, सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर पार्ट नंबर 2 जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं. We are going to understand कि लेटर ऑफ क्रेडिट में किस किस तरीके की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं and what are the different types of letter of credit. ठीक है, let's start with the class. So for those of you who are new to the channel, my name is Shikha. I'm your mentor for BFM under CAIIB and PPB under JAIIB. I'm also an ex-banker. I've worked in a public sector bank for 5+ years. I'm JAIIB and CAIIB certified, and now I'm here to help you out with your preparation. So what are parties to a letter of credit? We already understood and we already know the mechanism of a letter of credit. How does it work? There is one importer. आपके letter of credit में क्या होता है? एक importer है जो दूसरे कंट्री में है और एक्सपोर्टर है जो दूसरे कंट्री में है. दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है और दोनों एक दूसरे से जो है सामान लेना चाहते हैं. तो दोनों को डाउट है. इंपोर्टर को ये डाउट है कि मैं एक्सपोर्टर को जानता नहीं हूँ, तो पता नहीं ये जो मेरा सामान है टाइमली पहुंच जाएगा कि नहीं. एक्सपोर्टर को ये डाउट है, मैं इंपोर्टर को नहीं जानता, व्हाट इफ इसने मेरी पेमेंट टाइमली नहीं की. तो इसमें हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे हम मानते हैं कि जो एक्सपोर्टर का बैंक है और इंपोर्टर का बैंक है ये ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है, दोनों एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो है अपने बैंक के थ्रू जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें आपके इंपोर्टर का बैंक, जिसको हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं, प्रॉमिस करता है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर के बैंक को प्रॉमिस करता है कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं टाइटल ऑफ गुड्स के, कहने का मतलब क्या है, जब एक्सपोर्टर आपके इंपोर्टर को सामान भिजवा रहा है, शिपिंग के थ्रू भिजवाएगा या किसी भी जो है ट्रैवल के थ्रू भिजवाता है, जब वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आपके एक्सपोर्टर का बैंक इंपोर्टर के बैंक को दे देगा और इंपोर्टर का बैंक सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है, तो आपका जो इंपोर्टर का बैंक है वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर के बैंक को. एसेंशियली एक्सपोर्टर को पेमेंट हो जाएगी. तो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट में दोनों बैंक्स मिलके जो है गारंटी दे रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे एक्सपोर्टर को भी गारंटी मिल रही है और इंपोर्टर को भी गारंटी मिल रही है. नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि क्या क्या हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्टीज हैं. सबसे पहली पार्टी कौन है हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में? इनिशिएट हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट कहां से होता है? सबसे पहले तो ये बिजनेस डील होती है जहां पे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इंपोर्टर बोलता है मुझे इतना सामान चाहिए, एक्सपोर्टर बोलता है मैं इस प्राइस पे जो है आपको बेचूंगा. ठीक है, एक इनवॉइस बनता है. उसके बाद जब बैंक इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहला काम आता है आपके इंपोर्टर का. जो आपका इंपोर्टर है उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम एप्लीकेंट या फिर बायर भी बोलते हैं. ठीक है, एप्लीकेंट या बायर कौन है? जो अपने बैंक को बोल रहा है कि मेरे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दो. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एप्लीकेंट और बायर, और उसको हम कभी कभी ओपनर भी बोलते हैं. और जो बैंक है हमारा इशूइंग बैंक, जो एलसी इशू कर रहा है हमारे इंपोर्टर के बिहाफ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इशूइंग बैंक बोलते हैं या फिर ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना है, इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं. हमारा जो इंपोर्टर एलसी के लिए अप्लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट या बायर या फिर इंपोर्टर. ठीक है, द नेक्स्ट पार्टी दैट वी हैव इज द बेनिफिशियरी और सेलर. बेनिफिशियरी और सेलर क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्टर हुआ. ठीक है, देयर कुड बी केसेस जहां पे हम लेटर ऑफ क्रेडिट नेशनल लेवल पे भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं है हमेशा आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इंटरनेशनल लेवल पे ही काम करता है. तो बेनिफिशियरी और सेलर क्या हुए? द पार्टी हु रिसीव्स पेमेंट अंडर द एलसी.
वो पार्टी जिसको एलसी के अंदर पेमेंट मिलने वाली है। अब इंपोर्टर ने जब एलसी के लिए अप्लाई किया है, किस लिए किया है? ताकि एलसी के अंदर एक्सपोर्टर को पेमेंट की जा सके। तो हमारा एक्सपोर्टर क्या हुआ? बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं इसको हम, और सेलर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इशूइंग और ओपनिंग बैंक। द बैंक, बायर्स बैंक, दैट एस्टैब्लिशेस द एलसी एंड इशूज द अंडरटेकिंग टू पे। हमारा जो बायर का बैंक है उसको हम इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक कहते हैं। ये जो बैंक है ये क्या बोलता है? ये एलसी को एस्टैब्लिश करता है और एक अंडरटेकिंग लेता है। अंडरटेकिंग लेता है कि जब मेरे एक्सपोर्टर के बैंक ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, शिपिंग के, तो मैं अंडरटेकिंग लेता हूं कि मैं आपको पेमेंट करूंगा वंस आई रिसीव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज एडवाइजिंग बैंक। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, दिस इज द एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या होता है? ऑथेंटिकेट्स एंड एडवाइजेस द एलसी टू द बेनिफिशियरी। जो हमारा एडवाइजिंग बैंक होता है ये एक्सपोर्टर की कंट्री में एस्टैब्लिश होता है। इसका काम क्या होता है? जब इशूइंग बैंक एलसी देता है, एडवाइजिंग बैंक उस एलसी को वेरीफाई करता है, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक है कि नहीं, और उसके बेसिस पे हमारे एक्सपोर्टर को जो है एडवाइस करता है कि ये एलसी करेक्टली फ्रेम्ड है या नहीं, क्या आप इसके बेसिस पे जो है गुड्स डिलीवर कर सकते हो या नहीं। ठीक है, दैट इज योर एडवाइजिंग बैंक। अब एडवाइजिंग बैंक, इशूइंग बैंक हमने समझ लिया, दीज आर द बेसिक बेयर मिनिमम पार्टीज जो एक लेटर ऑफ क्रेडिट में एग्जिस्ट करती ही हैं। बट हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ और पार्टीज भी हो सकती हैं जो एडिशनली एग्जिस्ट करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक क्या होता है? इट इज अ बैंक यूजुअली इन द सेलर्स कंट्री। ये जो बैंक है यूजुअली सेलर की कंट्री में होता है, दैट एड्स इट्स इररेवोकेबल अंडरटेकिंग टू पे ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। टू दैट नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक का काम क्या होता है? कंफर्मिंग बैंक आपका लोकेटेड कहाँ होता है? सेलर की ही कंट्री में लोकेटेड होता है। इसका काम क्या होता है? बेसिकली ये आपको एक और कॉन्फर्मेशन दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक को कौन अपॉइंट करता है? इशूइंग बैंक अपॉइंट करता है। इशूइंग बैंक बोलता है कंफर्मिंग बैंक को कि आप एक्सपोर्टर की कंट्री में हो, आप उसको कंफर्म कर दो कि पेमेंट हो जाएगी। हो सकता है इशूइंग बैंक जो है एसबीआई है, ठीक है, और कंफर्मिंग बैंक सिटी बैंक है एक्सपोर्टर की कंट्री में। तो एक्सपोर्टर जो है इशूइंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक पे ज्यादा भरोसा कर पा रहा है क्योंकि सिटी बैंक को वो जानता है। तो कंफर्मिंग बैंक जो है एक एडिशनल लेयर ऐड करता है प्रोटेक्शन की, और प्लस जो पेमेंट है आपकी एलसी की किसके थ्रू होगी? कंफर्मिंग बैंक के थ्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक। ठीक है, नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक क्या होता है? द बैंक दैट चेक्स डॉक्यूमेंट्स एंड मेक्स पेमेंट टू द बेनिफिशियरी। तो आपके नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक भी एक्सपोर्टर की ही कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उसके बेसिस पे जो पेमेंट बनता है बेनिफिशियरी को देते हैं। ठीक है, अब आपके जो कंफर्मिंग बैंक और नेगोशिएटिंग और नॉमिनेटेड बैंक है, दे कुड बी सेम एज एडवाइजिंग बैंक ऑल्सो। हो सकता है आपका जो एडवाइजिंग बैंक है वही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हो। देयर कुड बी केसेस जहां पे एडवाइजिंग बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? एलसी को ऑथेंटिकेट करना और एक्सपोर्टर को एडवाइस करना कि एलसी जो है सही है कि नहीं। साथ के साथ दूसरे केसेस ये भी हो सकते हैं जहां पर आपका एडवाइजिंग बैंक ही कंफर्मिंग बैंक का भी काम कर रहा है और नेगोशिएटिंग बैंक का भी काम कर रहा है। सो एडवाइजिंग बैंक ये दोनों तीनों काम भी कर सकता है। और देयर कुड बी केसेस जहां पे डिफरेंट बैंक्स को एज एन एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, द लास्ट वन वी हैव इज रीइंबर्सिंग बैंक। पेज द नेगोशिएटिंग और कंफर्मिंग बैंक। हो सकता है देयर कुड बी अनदर लेयर टू इट, जो आपका इशूइंग बैंक है। इशूइंग बैंक बीच में एक रीइंबर्सिंग बैंक को भी अपॉइंट करता है, जिसका काम क्या होता है? आपके जो नेगोशिएटिंग और कंफर्मिंग बैंक है इनका काम क्या है? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक्सपोर्टर के उसको पेमेंट करना। ठीक है, अब इनको रीइंबर्समेंट तो मेन किससे चाहिए? इशूइंग बैंक से चाहिए। ठीक है, अब इशूइंग बैंक बीच में एक और बैंक को अपॉइंट कर देता है जिसको हम कहते हैं रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक का काम क्या होता है? नेगोशिएटिंग या कंफर्मिंग बैंक को रीइंबर्स करना उस पेमेंट के लिए जो उन्होंने हमारे एक्सपोर्टर को कर दी है। ठीक है, so these are your different parties to a letter of credit।
ठीक है, आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दीज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? इररेवोकेबल एलसी, स्टैंडर्ड अंडर यूसीपी 600। तो हमारी एलसीज अगर मैं बात करूं कैंसिलेशन के टर्म्स में, तो हमारी एलसी जो है दो टाइप की हो सकती है। जस्ट 1 सेकेंड। हमारी एलसीज दो टाइप की हो सकती है, रेवोकेबल और इररेवोकेबल। रेवोकेबल का मतलब क्या है? ऐसी एलसी जो अमेंड की जा सकती है या कैंसिल की जा सकती है इशूइंग बैंक के द्वारा। ठीक है, जब तक उसने डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किए, एलसी बन चुकी है बट उसने जो है एक्सपोर्टर से डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं किए हैं, तब तक वो चाहे तो उस एलसी को कैंसिल कर सकता है या अमेंड कर सकता है। कहने का मतलब है जब तक वो एलसी यूटिलाइज नहीं हुई है उससे पहले हमारे इशूइंग बैंक के पास ऑप्शन रहता है एलसी को कैंसिल करने का। दैट इज योर रेवोकेबल एलसी। ठीक है, इररेवोकेबल एलसी क्या होती है? अब रेवोकेबल एलसी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट और कैंसिलेशन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके इशूइंग बैंक के पास है। हो सकता है आपका बेनिफिशियरी ना चाहता हो कि एलसी कैंसिल हो। ठीक है, तो ये है आपकी रेवोकेबल एलसी। इररेवोकेबल एलसी क्या होती है? ऐसी एलसी जो कभी भी अमेंड या कैंसिल नहीं हो सकती है जब तक आपकी सारी पार्टीज की कंसेंट ना आ जाए। अब सारी पार्टीज कौन है? आपका इशूइंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, बेनिफिशियरी है। ठीक है, जब तक सारी पार्टीज की कंसेंट ना आए तो आप इस एलसी को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर किसी एलसी के नाम के आगे कुछ नहीं लिखा, वेदर इट इज रेवोकेबल और इररेवोकेबल, तो आप मानोगे कि जो आपकी एलसी है ऑटोमेटिकली क्या है? इट इज एन इररेवोकेबल एलसी। ठीक है, सो दिस इज योर रेवोकेबल एंड इररेवोकेबल एलसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूसीपीसीडीसी की गाइडलाइन 600 के अंडर हमने अब क्या बोला है कि द ओनली एलसीज दैट यू कैन इशू आर इररेवोकेबल एलसीज। अब आप रेवोकेबल एलसीज इशू नहीं कर सकते हो, तो गाइडलाइन के हिसाब से रेवोकेबल एलसीज डू नॉट एग्जिस्ट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी। इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट है जो कि इररेवोकेबल है, दैट वी नो। एट द सेम टाइम इसमें आपके पास एक कंफर्मिंग बैंक भी है। एडवाइजिंग बैंक के साथ साथ आपके पास एक कंफर्मिंग बैंक भी है जो आपको कंफर्म कर रहा है कि वो पेमेंट करेगा। ठीक है, if any irrevocable LC also includes a confirming bank, then it becomes an irrevocable confirmed LC. ठीक है, it carries the additional independent undertaking to pay by the confirming bank. The confirming bank can also be the advising bank, which on receipt of request from the issuing bank takes this additional responsibility. It looks into various risks involved and confirms the LC. अब इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी क्या होगा? जिसमें आपका कंफर्मिंग बैंक आपको फर्दर कंफर्म कर रहा है कि वो जो है आपकी पेमेंट कर देगा। अब आपका कंफर्मिंग बैंक एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है और एक डिफरेंट बैंक भी हो सकता है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा एडवाइजिंग बैंक होता है दैट कुड आल्सो बी अ कंफर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, और हो सकता है ये सारे बैंक्स अलग अलग भी हों। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एन इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसफरेबल एलसी। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसफरेबल एलसी? ट्रांसफरेबल एलसी क्या होती है? कैन बी ट्रांसफर्ड इन फुल और इन पार्ट in favor of a second beneficiary at the request of the first beneficiary must be specifically made transferable. अब ट्रांसफरेबल एलसी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके हैं एक एक्सपोर्टर मिस्टर ए, जिनके नाम पे आपने एलसी इशू किया है मिस्टर बी ने। अब मिस्टर ए ने भी कुछ सामान जो है मिस्टर सी से खरीदा हुआ है। ठीक है, मिस्टर ए से मिस्टर बी ने सामान खरीदा है, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के नाम पे एक एलसी बनवाई है। अब मिस्टर ए ने फर्दर कुछ सामान मिस्टर सी से खरीदा हुआ है। अब मिस्टर ए क्या बोलते हैं, जो मुझे मिस्टर बी से एलसी मिली है मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ मिस्टर सी के नाम पे। कहने का मतलब क्या है? जो मिस्टर बी को पेमेंट मिस्टर ए को करनी थी, अब वो पेमेंट किसको करेंगे? मिस्टर सी को करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है मिस्टर ए, इनको हम क्या बोलेंगे? मिस्टर सी बन जाएंगे यहाँ पे सेकंड बेनिफिशियरी। अब मिस्टर ए मल्टीपल सेकंड बेनिफिशियरीज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर ट्रांसफरेबल एलसी।
इन शॉर्ट आप जो है अपनी लेटर ऑफ क्रेडिट को एक तरीके से नेगोशिएट कर रहे हो. इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन दिस केस. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेड क्लॉज एलसी. व्हाट डू वी मीन बाय रेड क्लॉज एलसी? रेड क्लॉज एलसी क्या होता है, जब आपका जो एक्सपोर्टर है वो क्या बोलता है कि जो मैं आपके लिए गुड्स बना रहा हूँ उनको बनाने में भी तो मेरा खर्चा होगा ना, और आप मुझे पेमेंट करोगे जब मैं आपको गुड्स भेज दूंगा. ठीक है, अब जो गुड्स बनाने का खर्चा है वो मैं कैसे निकालूं, उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं एक और लोन लूं और उस लोन को लेके जो है मैं गुड्स को बनाऊं और फिर आपको फर्दर वो गुड्स एक्सपोर्ट करूं. दूसरा एक्सपोर्टर बोलता है क्यों ना हम ऐसा करें कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट तो मेरे नाम पे इशू किया ही है, आप मुझे उस एलसी के अंदर ही कुछ अमाउंट, मान लीजिए एलसी आपकी 1 लाख की है, तो आप मुझे 50,000 एडवांस दे दो जिससे मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाऊं. ठीक है, इसका नाम रेड क्लॉज एलसी क्यों है, क्योंकि पहले जो हमारी एलसी थी हमारे पास कोई जो है टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम तो था नहीं, तो हम जो है पेपर पे लिख के, पेपर पे ही के फॉर्म में ही एलसी बनाते थे और जो है देते थे दूसरे बैंक को. तो उसमें हम रेड इंक से लिखते थे रेड क्लॉज एलसीज को ताकि वो हाईलाइटेड रहे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड क्लॉज एलसी. तो क्या है हमारी रेड क्लॉज एलसी? इट अलाउज द सेलर और एक्सपोर्टर टू ड्रॉ एन एडवांस अमाउंट अंडर द एलसी बिफोर शिपिंग द गुड्स फॉर फाइनेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज. रेड क्लॉज एलसी क्या कहती है कि आपका जो सेलर और एक्सपोर्टर है वो एक एडवांस अमाउंट ले सकता है एलसी के अंडर गुड्स को शिप करने से पहले. किस लिए वो ले रहा है? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग और परचेज का जो खर्चा है वो निकालना चाहता है. ठीक है, जो एक्सपोर्टर है वो एडवांस रिक्वेस्ट कर सकता है नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक से, या कोई भी बैंक आपका एडवाइजिंग बैंक ही मान लीजिए नॉमिनेटेड और नेगोशिएटिंग बैंक का काम कर रहा है, उसको वो एडवांस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. अब एडवांस हम देंगे कैसे? एडवांस कैसे देंगे हम? इट इज पेड against the receipt by the exporter and a written undertaking to ship the transportation documents. आपका जो यहाँ पे एक्सपोर्टर होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता है और एक रिटन अंडरटेकिंग देता है कि मैं जो है ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट शिप कर दूंगा विद इन अ सर्टेन टाइम आफ्टर टेकिंग द क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक्सपोर्टर को बिल देना पड़ेगा. ठीक है, जिसपे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब कुछ लगेगी. ठीक है, साथ के साथ वो एक अंडरटेकिंग देगा कि वो जो है शिप कर देगा ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट्स विद इन द क्रेडिट पीरियड. ठीक है, अगर आपका एक्सपोर्टर ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है तो आपका जो कंफर्मिंग बैंक है उसको बेयर करना पड़ेगा जितना भी लॉस होगा. ठीक है, सो दिस इज आवर रेड क्लॉज एलसी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड रेड क्लॉज एलसी. इसका पर्पस क्या है कि हम एक्सपोर्टर को पहले ही कुछ पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो जो है अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर पाए. Next that we have is green clause LC. क्या है green clause LC? It is just like, इसका भी जो पर्पस है वो red clause LC वाला ही है. इसमें एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है हम ऐड करते हैं. ग्रीन क्लॉज एलसी का भी यही पर्पस है कि जो आपका सेलर और एक्सपोर्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग और परचेज के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए एडवांस में फाइनेंस कर रहे हैं. बट जैसे हम रेड क्लॉज एलसी में क्या बोलते थे हमारे एक्सपोर्टर को कि आप हमें बिल ऑफ एक्सचेंज और एक अंडरटेकिंग दे दो कि आप ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट शिप करोगे. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हम आपको एडवांस कब देंगे? जब इन चीजों के साथ साथ आप हमें ये प्रूफ भी दोगे कि जो गुड्स हैं जो हमारे इंपोर्टर को मिलने वाले हैं उनको आपने वेयर हाउस में रख दिया है, उसका अगर आप हमें प्रूफ दोगे तो ये हमारे लिए स्लाइटली बेटर सिक्योरिटी होगी. ठीक है, तो इसमें इट डज नॉट कंसीडर ओनली अ रिसीट बाय द एक्सपोर्टर एंड अ रिटन अंडरटेकिंग टू शिप द ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो द वेयर हाउसिंग प्रूफ. तो ये आपसे एक एडिशनल प्रूफ मांगता है. ठीक है, वो बोल रहा है कि सिर्फ मेरा इस पे काम नहीं चलेगा कि आपने मुझे एक अंडरटेकिंग दे दी, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बट मुझे साथ साथ ये प्रूफ भी चाहिए कि आपने वेयर हाउसिंग के अरेंजमेंट्स भी किए हुए हैं और जो गुड्स आप मेरे इंपोर्टर को देने वाले हो आप उसको वेयर हाउस में इकट्ठा कर रहे हो, तो मुझे इसका भी एक रिटर्न प्रूफ चाहिए. ठीक है, सो दिस इज योर ग्रीन क्लॉज एलसी. नेक्स्ट हमारे जो एलसीज के टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे हैं कि हमारा मेथड और टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या रहता है अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसीज. अब एलसीज में हम कैसे डिसाइड करें कि हमें पेमेंट 1 दिन के अंदर करनी है, जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए 2 दिन के अंदर करनी है, 3 दिन के अंदर करनी है, हाउ डू वी डिसाइड दैट? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइट और एक्सेप्टेंस एलसी. साइट और एक्सेप्टेंस एलसी क्या होता है? एज अ नेम सजेस्ट, नेम से आपको क्या पता चलता है कि जैसे ही आपके पास
ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स आ गए, ऑन साइट और एक्सेप्टेंस आप जो है पेमेंट कर दोगे बेनिफिशियरी को ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करेगा, बट इसमें जो टाइम पीरियड है वो रियल टाइम है। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, आप एक रीजनेबल टाइम लोगे जो आपका 5 डेज का होता है, हमने यूसीपीडीसी नॉर्म्स में पढ़ा था, उसके बाद आप तुरंत आपके बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दोगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज यूजेंस और एक्सेप्टेंस एलसी। ये क्या है? Bills are drawn with certain usance period and are payable upon acceptance at a future date from the date of shipment or a date of bill of exchange। अब यहाँ पे जो आपका बिल बना होता है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपका बिल बनता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, बिल ऑफ लेडिंग बनता है। तो जो आपका बिल है उसमें पेमेंट की डेट जनरली यहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद की होती है, जिसको हम यूजेंस पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो यूजेंस पीरियड्स के हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस के बाद कुछ टाइम के बाद जो है पेमेंट की जाती है फ्रॉम योर इम्पोर्टर्स बैंक। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर कि हमारा साइट और एक्सेप्टेंस एलसी क्या है, जहां पे जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए यू आर सैटिस्फाइड, आप पेमेंट कर दोगे। यूजेंस क्या होता है? जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्पेसिफिक डेट दी गई है जो कि एक लेटर डेट है जिसपे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, next we have is deferred payment LC. What do we mean by deferred payment LC? A deferred payment letter of credit, also known as a usance LC, is a guarantee from a bank that a payment will be made to the seller on a specific future date rather than immediately. The only difference is that there is no bill drawn and the due date is generally mentioned in the letter of credit. तो डेफर्ड पेमेंट एलसी क्या है? इट इज जस्ट लाइक योर यूजेंस एलसी। यूजेंस एलसी में भी क्या है कि आपका जो बिल है उस पे एक सर्टेन टाइम लिखा है कि इस बिल की पेमेंट लेट से 1 महीने के बाद होनी है। डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में भी क्या है? जो आपकी पेमेंट है डेफर की गई है, पोस्टपोन की गई है, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ऑन अ फ्यूचर डेट आपकी पेमेंट की जाएगी। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे कोई बिल नहीं ड्रॉ होता है, जो ड्यू डेट होती है आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट में ही मेंशन होती है। ठीक है, बिल नहीं है तो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बचेंगे, बिल को स्टैम्प कराना पड़ता है, इस तरीके के काफी खर्चे होते हैं जो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नेगोशिएटिंग एलसी। द इशुइंग बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू द बैंक व्हिच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट्स। नेगोशिएटिंग एलसी क्या होती है? जहां पे इशुइंग बैंक आपके नेगोशिएटिंग बैंक को जो है पैसा देता है। ठीक है, सो दैट इज योर नेगोशिएटिंग एलसी। The next one that we have is back-to-back LC. What do we mean by back-to-back LC? Where an exporter issues to arrange an LC in favor of a local supplier to procure goods on the strength of export LC received in his favor. ठीक है, पहले हमने पढ़ी थी ट्रांसफरेबल LC, अब हम पढ़ेंगे बैक-टू-बैक LC। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। ट्रांसफरेबल LC क्या थी? जहां पे आपका जो एक्सपोर्टर है मिस्टर ए, उनके नाम पे एक एलसी है जो कि मिस्टर बी ने दी है। ठीक है, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बोला कि मुझे मिस्टर सी को भी पेमेंट करनी है, तो आप जो पेमेंट, जो मिस्टर बी पेमेंट मिस्टर ए को देने वाले थे, मिस्टर ए बोलते हैं वो पेमेंट आप मिस्टर सी को दे दो। मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जो है मैंने मिस्टर सी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, दैट इज योर ट्रांसफरेबल एलसी। बैक टू बैक एलसी क्या है? मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एलसी इशू कराई है अपने फेवर में, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा है। ऐसे ही मिस्टर सी से मिस्टर ए ने सामान लिया है। अब मिस्टर ए क्या बोलते हैं? अपने बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मिस्टर बी ने मुझे एलसी इशू की हुई है, लेट्स से 1 लाख रुपीस की। ठीक है, इसको एज ए सिक्योरिटी आप मानो और मेरी तरफ से मिस्टर सी के नाम पे जो है एक एलसी इशू कर दो। ठीक है, अब हो सकता है मिस्टर ए का जो बैंक है वो मिस्टर ए को अच्छे से नहीं जानता, बट जो मिस्टर ए का बैंक है देखेगा ऑलरेडी मिस्टर ए के पास मिस्टर बी से पैसा आने वाला है, एलसी ऑलरेडी साइंड है, और वो बोलेगा कि मिस्टर सी के नाम पे भी हम मिस्टर ए नई एलसी बनाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एलसी दैट ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बी। सो दैट इज योर बैक टू बैक एलसी। और जनरली किन केसेस में होता है? जहां पे मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के लिए सामान बना रहे हैं और जो सामान उनको बनाना है वो सामान कुछ रॉ मटेरियल उनको मिस्टर सी से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए वो चाह रहे हैं कि एक और एलसी जो है बन जाए। What do you mean by a back-to-back LC? When an exporter issues to arrange an LC in favor of a local supplier to procure goods. Just 1 second. When an exporter issues
to arrange an LC in favor of a local supplier to procure goods on the strength of export LC received in his favor. ठीक है, जो LC उसने ऑलरेडी रिसीव की हुई है उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो चाहता है कि एक और LC बन जाए उसके लोकल सप्लायर के फेवर में. It is done to procure goods locally to meet the export requirements. ठीक है, आप लोकली कोई गुड्स को प्रोक्योर करना चाहते हो ताकि आप अपना एक्सपोर्ट का ऑर्डर फुलफिल कर पाओ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. बैक टू बैक LC. नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंड बाय एलसी. इट इज अ वेरी वेरी कॉमन फॉर्म, इसको हम SBLC भी बोलते हैं, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट. तो हम नॉर्मल एलसीज की बात करें, नॉर्मल एलसीज का क्या मैकेनिज्म रहता है कि जैसे ही आपके एक्सपोर्टर ने जो सामान है भेज दिया इंपोर्टर के पास और ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक को दे दिए इंपोर्टर के बैंक को, जो पेमेंट है कौन करता है, आपका इंपोर्टर का बैंक ही करता है. बट अगर मैं बात करूं स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की, तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कहता है, जब भी दो एक्सपोर्टर इंपोर्टर डील कर रहे हैं, ठीक है, आपके एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप कर दिए तो पेमेंट जो है इंपोर्टर खुद से करेगा. यहाँ पे जो इंपोर्टर का बैंक है वो सिर्फ एक गारंटी ले रहा है कि इन केस द बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट तब मेरा रोल आएगा और मैं आपको पेमेंट करूंगा. तो यहाँ पे बैंक का जो है इनडायरेक्ट गारंटी होती है. लेट्स सी, a standby letter of credit is a bank's guarantee of payment to a third party if its client fails to meet a contractual obligation. It is a standby agreement because the bank only pays out in the event of the applicant's default or non-performance and it is never expected to be used. Standby LC क्या है, ये बैंक की गारंटी है. अगर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पाया तभी हमारा जो बैंक है इस सिचुएशन में एंटर करेगा और ये उम्मीद की जाती है कि स्टैंड बाय एलसी को कभी इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, द लास्ट वन टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट वी हैव इज रिवॉल्विंग एलसी. व्हाट डू वी मीन बाय रिवॉल्विंग एलसी? अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ फाइनेंशियल टूल used in international trade for regular repeated shipments between the same buyer and seller over a specified period. It eliminates the need to negotiate and establish a new LC for each transaction, offering a more efficient and flexible payment mechanism for ongoing business relationship. मान लीजिए एक एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है मिस्टर ए और बी. उनका जो है हर साल बहुत सालों से काम चलता आ रहा है, वो सामान एक दूसरे से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते रहते हैं. ठीक है, अब वो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी एक रिवॉल्विंग एलसी बना दो. ठीक है, मेरी एलसी की मान लीजिए 100 करोड़ की लिमिट है, उसमें साल में मैं कभी 10 करोड़ इस्तेमाल करूं, उसमें से कभी 5 करोड़ इस्तेमाल करूं. इस तरीके से मेरी एक रिवॉल्विंग एलसी बना दो, क्योंकि मेरा उनसे जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ऑन गोइंग बिजनेस रिलेशनशिप है. तो मैं नहीं चाहता कि मुझे हर बार जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो मैं एक नई एलसी बनवाऊं. तो दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्विंग एलसी. ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है, now let's see how does an operations, how does a letter of credit work. ठीक है, हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि लेटर ऑफ क्रेडिट काम कैसे करता है. then we will take at then we'll do some questions and wind up the class. कैसे काम करता है आपका एलसी? यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एलसी की, कि जो आपका इंडिया है, इंडिया का जो आपका बंदा है वो एक्सपोर्टर है, जो सप्लायर है, और ओवरसीज आपका बायर है यूएसए में. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, जो आपका ओवरसीज बायर है यूएसए में उसने एक ऑर्डर प्लेस किया आपके एक्सपोर्टर को. स्टेप 2 क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसने ऑर्डर कर दिया कंफर्म. ठीक है, ऑर्डर कंफर्म हो गया तो आपका जो यहाँ पे ओवरसीज बायर क्या है, आपका एप्लीकेंट है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा एलसी की अपने ओवरसीज बायर्स बैंक जो कि यूएसए में है. जो यूएसए में बैंक है उसके पास एप्लीकेशन लगाई एलसी की. अब आपके बैंक ने क्या किया, जो यूएसए वाला बैंक है उसने जो एक्सपोर्टर है जिसका बैंक इंडिया में है उसको एक इररेवोकेबल एलसी कर दी असाइन. ठीक है, ये हम स्विफ्ट का सिस्टम होता है हमारा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसके थ्रू हम जो है ये सारा का सारा बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं. हमारा एक ऑनलाइन मैकेनिज्म होता है. तो स्विफ्ट MT700 हमारा कोड होता है, इसके अंदर हमने इररेवोकेबल एलसी जो है हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसको दे दी. ठीक है, फिफ्थ क्या है, अब हमारा जो इंडिया के एक्सपोर्टर का बैंक है वो एलसी एडवाइस करेगा कॉन्फर्मेशन के साथ हमारे एक्सपोर्टर को. ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के लिए, एडी कोड के लिए, शिपिंग बिल के लिए अप्लाई करेगा, आरबीआई के पास सारी इंफॉर्मेशन देगा. आरबीआई के पास एक ईडी एमटीएस करके सिस्टम होता है, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाएगी. उसके बाद वो क्या करेगा, गुड्स को शिप कर देगा कस्टम के थ्रू. ठीक है, टुवर्ड्स द बायर इन द यूएसए.
नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब आपका एक्सपोर्टर क्या करेगा जब उसने गुड्स जो है शिप कर दिए, जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटनी के लिए किसको देगा, अपने बैंक को देगा, एक्सपोर्टर का बैंक जो कि इंडिया में है। ठीक है, अब एक्सपोर्टर के बैंक ने ले लिए डॉक्यूमेंट्स, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देगा स्क्रूटनाइज करने के बाद। ओवरसीज जो बायर का बैंक है यूएसए में, उसको उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ठीक है, अब बायर का बैंक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और फिर डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर देगा एलसी के कंप्लायंस में, किसको, बायर को। ठीक है, ये आपका 9th स्टेप हो गया। फिर आपका 10th स्टेप क्या है, यहाँ पे 10th स्टेप ये है, पेमेंट करेगा आपका ओवरसीज बायर बैंक टू द एक्सपोर्टर्स बैंक either at site or on due date through the SWIFT system NT202। ठीक है, आपका ये हो गया 10th स्टेप। उसके बाद 11th स्टेप क्या है आपका, गुड्स की डिलीवरी आपके ओवरसीज बायर को मिल जाएगी। ठीक है, और आप पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो और आपका ओवरसीज बायर जो है गुड्स की डिलीवरी ले लेगा। So this is how the entire mechanism work. I think we have covered all the points here, right? तो आपका इस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट का फुल ऑपरेशन एस्पेक्ट क्या है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का, दिस इज हाउ योर लेटर ऑफ क्रेडिट सिस्टम वर्क्स। ठीक है, आई होप नाउ यू हैव द एंटायर क्लैरिटी किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग एन एक्सपोर्ट एलसी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंपोर्ट एलसी, जहां पे हमारा इंडियन इंपोर्टर है और यूएससी के बेनिफिशियरी है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके भी सिमिलर स्टेप्स है, पहले आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर कंफर्म होगा। ठीक है, फिर हमारा जो इंडियन इंपोर्टर है एलसी के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, एलसी के लिए अप्लाई करेगा, उसके बाद एलसी ट्रांसमिट की जाएगी यूएसए के बैंक को, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो सिमिलर ही प्रोसेस है जिसको हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट एलसी में कवर कर लिया है। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसकी डिफरेंट पार्टीज क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट और किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेशनली परफॉर्म करता है। ठीक है, now let's take a look at some of the questions so that we are able to understand things better और हमें सारी चीजें फाइनल तरीके से जो है याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, a documentary credit is a link provided by dash between a buyer and a seller to facilitate international trade। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हम किसको कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट को ही कहते हैं। ये एक लिंक है जो कौन प्रोवाइड करता है, बायर और सेलर के बीच में, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इसे कौन प्रोवाइड करता है, हमारा इशूइंग बैंक जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज एन डैश बाय द ओपनिंग बैंक टू पे सब्जेक्ट टू कंडीशंस लेड देयरइन। आपका जो ओपनिंग बैंक है वो क्या कर रहा है कि पे वो करेगा, वो एक अंडरटेकिंग ले रहा है। इट इज एन अंडरटेकिंग बाय द ओपनिंग बैंक टू पे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेड देयरइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द बायर ऑफ द गुड्स हु रिक्वेस्ट फॉर एन एलसी इज आल्सो कॉल्ड एज। जो बायर है जो एलसी के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये हमने पढ़ा था गाइस, उसको हम दूसरा नाम उसका क्या होता है, हमारे बायर का एप्लीकेंट भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैज इशूड गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस फॉर एलसी ट्रांजैक्शंस नोन एज। हमारा जो इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है उसने गाइडलाइंस और प्रैक्टिसेस इशू किए हैं एलसी ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पे हम एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहते हैं। जो गाइडलाइंस इशू की गई है उनको हम क्या कहते हैं, UCPDC। ठीक है, these are the guidelines। Question number 5 क्या है, an LC which allows the openers or opening bank to back out and cancel the LC is called dash letter of credit। एक LC जिसमें आपका ओपनिंग बैंक बैकआउट कर सकता है, LC को कैंसिल कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवोकेबल LC। an LC which is cancelable at the option of your opening bank। Question number 6, the LC which facilitates financing to the supplier prior to shipment is known as। ऐसी LC जिसमें आप अपने सप्लायर को शिपमेंट से पहले ही फाइनेंस कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लॉज LC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, an LC that can be transferred in favor of another beneficiary is called। एक ऐसी LC जिसको आप दूसरे पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल LC जो है हम उसको कहते हैं। And the last question that we have is, when an LC is opened for procurement of goods on the backing of an export LC, it is called। जब आपने कोई LC खोली है गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए एक और LC के बैकअप पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक LC उसको हम बोलते हैं। ठीक है, so these are the questions and I have provided you the answers here for all of these questions। I hope you were able to understand this concept। बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है। We have also covered the questions on the basis of the things that we have discussed in the class। ठीक है,
So I'll see you in the next class today. I hope you were able to understand everything that we have covered in today's class. One very important piece of information for all of you. तो आप में से जितने भी लोग दिसंबर का टाइम प्लान कर रहे हैं, हमारा CAIB का सुपर प्लान तो चल रहा है, दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जहां पे हम आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन सब कुछ देते हैं. सारे सेशंस का आपको एक्सेस मिलता है, पीडीएफ्स मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, ठीक है, और आपकी कन्वीनियंस पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, केस स्टडीज एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट पैक. अगर आपने वो पैक लिया है तो यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनी अदर बुक, ठीक है. सो वी आर द मेंटोर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सेम मेंटोर्स आपको पढ़ाते हैं पेड बैच में भी, बट दैट इज एन एक्सटेंसिव वर्जन ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है. तो अगर आप हमारा सुपर प्लान लेना चाहते हो तो अभी दशहरा का हमारा ऑफर चल रहा है, जिसमें 35% ऑफ आपको मिल रहा है, ठीक है. 6 मंथ्स का प्लान है तो उसका कॉस्ट आपको भी पड़ेगा सिर्फ और 1624. अगर 12 मंथ्स का कोर्स लेते हो उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, 2274. कोड क्या है आपका, सिलेब, CELEB. ये आपका ऑफर है, कुछ दिनों तक ही लास्ट करने वाला है. 35% ऑफ आपको मिल रहा है, सो यू कैन अवेल द ऑफर राइट नाउ. अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक CIB में पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स लेना है, बाकी सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर सकते हो, तो हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज हैं. जैसे BFM का मास्टरी बैच है जिसको मैं लेती हूँ, स्पेसिफिक BFM का आपका एक कोर्स है जिसमें 40+ इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, स्पेशल सेशंस ऑन PYQs हैं, 24/7 एक्सेस है रिकॉर्डेड सेशंस का, और 10 फुल लेंथ BFM के आपको मॉक टेस्ट भी जो है मिलने वाले हैं, ठीक है. सो यू कैन अवेल दीज कोर्सेज. इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज कोर्सेज तो आप हमारी गाइडली की ऐप इंस्टॉल कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे. डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल सो दैट यू हैव ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट our classes, all the PDFs you will get on our Telegram channel, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much everyone for attending the class today. See you in the next class.